दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जो यूपी पीसीएस, आरओ और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है हम पर डे 2 से 3 जो है टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो आज का है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है 23वां विधि आयोग। इसके पहले एक ज़रूरी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि मतलब जहाँ तक मुझे सूचना है, मेरा मतलब ये संकेत है कि आप लोगों को आरओ एग्ज़ाम, आरओ और बीपीएससी, ये 2 एग्ज़ाम हैं जिनको आपको मतलब प्रथम दो प्राथमिकता वाले एग्ज़ाम हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए। बाकी पीसीएस प्री को आपको तीसरी प्राथमिकता पे इस समय रखना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम होने की संभावना के मुताबिक। बाकी तमाम न्यूज़ वायरल है इधर उधर, तो आप समझ ही रहे होंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन में लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ नोटिस भी आपको मिल जाए। तो टॉपिक पे हम आते हैं। जो 23वां विधि आयोग है, इसका हाल ही में गठन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए विधि आयोग चर्चा में है। तो विधि आयोग के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। विधि आयोग क्या है? एक गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है? देखिए, 3 प्रकार के निकाय अक्सर चर्चा में आते हैं, अक्सर आप इनको सुनते होंगे। कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ। वो 3 निकाय ये हैं। एक होता है संवैधानिक निकाय, और एक होता है सांविधिक निकाय, और एक होता है गैर सांविधिक निकाय। जैसे ये है गैर सांविधिक निकाय। ठीक है, तो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? संवैधानिक निकाय वह होता है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जिसका उल्लेख स्पष्ट तौर पर किया गया है उसको हम बोलते हैं सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जिसका उल्लेख जो है संविधान में है उसको हम क्या बोलेंगे? संवैधानिक निकाय। जिसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन संसद के अधिनियम द्वारा एक कानून बनाया गया है, तो उसको हम बोलेंगे सांविधिक निकाय। और गैर सांविधिक निकाय क्या है? कि जिसका उल्लेख ना तो संविधान में है और ना तो संसद द्वारा उसके लिए कोई कानून बनाया गया है, बल्कि किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी करके उसका गठन कर दिया गया है, तो उसे आप बोलेंगे गैर सांविधिक निकाय। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। संवैधानिक निकाय वह है जिसका उल्लेख बाकायदा संविधान में किया गया है, जैसे आपका भारत निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, ये सब। ठीक है, ये सब संवैधानिक निकाय हैं। सांविधिक निकाय वह है जिसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन संसद के किसी अधिनियम द्वारा उसका गठन कर दिया गया है। जैसे सांविधिक निकाय में आपका एनजीटी आ जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आ जाता है, या आप कह लीजिए ये मानवाधिकार आयोग आ जाता है। ठीक, और गैर सांविधिक निकाय का मतलब जिसको संसद के सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी करके जिसका गठन कर दिया गया है। तो विधि आयोग क्या है? ये एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी कि इसका गठन जो है विधि और न्याय मंत्रालय के विधि विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा हो गया है। ठीक है, तो विधि आयोग मतलब ये है। और एक निश्चित समय सीमा, इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है, उसी के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है, विधि आयोग का गठन एक निश्चित समय सीमा हेतु ही किया जाता है। विधि या कानून के क्षेत्र में अनुसंधान कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। यानी विधि आयोग का अगर कार्य पूछ लिया जाए क्या करता है,
तो विधि या कानून के क्षेत्र में ये अनुसंधान करता है, अन्वेषण करता है और उससे संबंधित रिपोर्ट जो है किसको देता है, केंद्र सरकार को ये सौंपता है। ठीक है। हालिया संदर्भ इसका क्या है कि 2 सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। जो जो सूचनाएं इंपॉर्टेंट है केवल वही मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, वही उन्हीं का मैंने केवल नोट्स बनाया है। ठीक है। तो ये जान लीजिए कि 2 सितंबर, एक मिनट, 2 सितंबर 2024 को 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, मतलब इसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई है और ये जो विधि आयोग का गठन हुआ है इसको राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्षों हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। कब से कब तक इसका कार्यकाल है? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। क्यों? क्योंकि जो 22वां विधि आयोग है उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। ठीक है, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया, इसलिए 1 सितंबर 2024 को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही 23वें विधि आयोग का गठन हो गया और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो ऋतुराज अवस्थी थे। क्या नाम उनका था? ऋतुराज अवस्थी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे आप हमको बताइएगा कमेंट करके। संरचना इसकी कैसी होगी? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे सचिव सहित। ठीक है, सचिव विधि कार्य विभाग ये पदेन सदस्य होंगे, सचिव विधायी विभाग ये भी पदेन सदस्य होंगे और 5 इसमें अंशकालिक सदस्य होंगे। ठीक है, अंशकालिक सदस्य। तो ये विधि आयोग के विषय में जानकारी हुई कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, पहली चीज़। ठीक। दूसरा, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के द्वारा इसका गठन कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक गैर सांविधिक निकाय है, इसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक निश्चित समय सीमा हेतु इसका गठन होता है और क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, विधि कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करके ये रिपोर्ट किसको सौंपता है, केंद्र सरकार को। ठीक है। और संरचना इसकी कैसी होती है, और जो 23वां विधि आयोग गठित हुआ है इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक है। संरचना में इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं सचिव सहित, सचिव विधि कार्य विभाग पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, सचिव विधायी विभाग इसका पदेन सदस्य होता है और 5 इसमें अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 5 अंशकालिक सदस्य। और 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया, इसलिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। अब देखिए डिजिटल कृषि मिशन अगला हमारा टॉपिक है। डिजिटल कृषि मिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे जान लीजिए क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है भाई इसका, वो कि केंद्रीय बजट 2023-24 में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई का मतलब है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की गई थी। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जुलाई में 24-25 का बजट आया है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई की घोषणा कब की गई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी घोषणा पहली बार हुई थी केंद्रीय बजट 2023-24 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, केंद्रीय बजट 24-25 की घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों की साझेदारी से अगले 3 वर्षों के लिए डीपीआई को लागू करेगी। ठीक है, जो 23-24 में घोषणा की गई थी उसी के विषय में केंद्रीय बजट 2024-25 में ये बताया गया था कि केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से अगले 3 वर्षों के लिए डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम या मिशन को लागू करेगी। क्या इसका कार्य होगा, किसानों
और उनकी भूमि को इसके तहत कवर किया जाएगा। कवर किया जाएगा मतलब उनके सारे रिकॉर्ड जो होंगे वो डिजिटलीकृत किए जाएंगे। डिजिटलीकृत किए जाने से क्या होगा, जो तमाम तरीके के मतलब कागज़ पत्तर दुनिया भर की फाइलें लेके किसानों को अपने डॉक्यूमेंट की रखना पड़ता था, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। ठीक है। आगे, इस वित्त वर्ष में इसके तहत 400 जिलों, क्या किया जाएगा इस वित्त वर्ष में, इसके तहत 400 जिलों में, कितने, 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। यानी खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा इस वित्त वर्ष, यानी वित्त वर्ष 2024-25 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, वित्त वर्ष 2024-25 में इसके तहत 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, इसमें रबी नहीं शामिल है, खरीफ फसलें शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा। लक्ष्य इसका क्या है, 6 करोड़ किसानों, यानी DPI जो है या डिजिटल मिशन जो है 6 करोड़ किसानों को कवर कर रहा है। ठीक है। हालिया संदर्भ इसका क्या है कि 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, कब प्रदान की गई है, 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। कुल परिव्यय इसका कितना आया है, 2817 करोड़ रुपए। कितना, 2817 करोड़ रुपए आया है, जिसमें केंद्र सरकार 1940 करोड़ रुपए खर्च करेगी, बाकी राज्य सरकारें खर्च करेंगी। ठीक है, कुल परिव्यय में से 2817 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगा। उद्देश्य क्या है, एक ही मंच पर एक समेकित डेटाबेस का निर्माण करना। ठीक है, वही हमने जो बताया आपको कि अलग अलग डॉक्यूमेंट, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फाइलें लेके दौड़ने की ज़रूरत किसानों को नहीं होगी, बल्कि एक ही मंच पर उनका मतलब कृषि से संबंधित समस्त डेटा रहेगा। और ये डिजिटल कृषि मिशन जो होगा ये 3 स्तंभों की मदद से कार्य करेगा। पहला स्तंभ इसमें क्या होगा, एग्री स्टैक होगा। दूसरा क्या होगा, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। ये क्या होगा, एक व्यापक भू स्थानिक प्रणाली होगी। ठीक है। और मृदा प्रोफाइल मैपिंग 1:10,000 के अनुपात में इसकी मैपिंग किया जाएगा। मैपिंग करके क्या किया जाएगा, कितनी भूमि कवर होगी, 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि। कितनी, 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 स्तंभ हैं, एग्री स्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, इसमें व्यापक भू स्थानिक प्रणाली का सर्वेक्षण किया जाएगा, कवर किया जाएगा। मृदा की प्रोफाइल मैपिंग की जाएगी 1:10,000 के अनुपात में, जिसमें 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। एग्री स्टैक क्या होगा, ये एक किसान केंद्रित DPI स्कीम है। सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति में दक्षता लाएगी। दक्षता लाने का मतलब अधिक एक्यूरेसी बढ़ेगी, अधिक सटीकता आएगी। ठीक है। एक किसान ID बनेगी जो एक डिजिटल पहचान होगी, मतलब ठीक वैसे ही ये पहचान डिजिटल पहचान होगी जैसे हमारा आधार कार्ड होता है। एक किसान ID बन जाएगी और हमको एक ID नंबर दे दिया जाएगा, उसी के माध्यम से हमारे सारे रिकॉर्ड जो है डिजिटली सुरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है। और इस डिजिटल पहचान जो दी जाएगी इसका रिकॉर्ड कौन रखेगा, इसका रख रखाव की जिम्मेदारी किसके पास होगी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगी। ठीक है। केंद्र सरकार इसके रख रखाव नहीं करेगी, बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंडर में इसका रख रखाव किया जाएगा। क्या क्या इसमें शामिल रहेगा, भू अभिलेख, पशुधन, बोई गई फसल, विभिन्न लाभों का डाटा। ठीक है, हमारे भू अभिलेख वहीं सुरक्षित रहेंगे, पशुधन सुरक्षित रहेगा और बोई गई फसलों का डेटा भी उसमें सुरक्षित रहेगा। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या क्या लाभ लिया है अपने कृषि क्षेत्र में, वो उसका भी डेटा वहाँ सुरक्षित रहेगा। और प्रायोगिक तौर पर जो है इस योजना को सबसे पहले 6 राज्यों में अभी शुरू किया गया है। और वो कौन कौन से राज्य हैं इनको हम देख लेते हैं। तो ये राज्य हमारे हैं, पहला फर्रुखाबाद है, ये हमारे UP का है। ठीक है। दूसरा गुजरात का गांधीनगर है। तीसरा महाराष्ट्र का बीड है।
चौथा हरियाणा का यमुनानगर है, पाँचवां पंजाब का फतेहगढ़ साहिब है, छठा तमिलनाडु का विरुधनगर है। फिर से एक बार बता देते हैं, पहला कौन सा है, यूपी का देखिए फर्रुखाबाद है, दूसरा गुजरात का गांधीनगर है, तीसरा महाराष्ट्र का बीड है, चौथा हरियाणा का यमुनानगर है, ठीक है, और पांचवा पंजाब का फतेहगढ़ साहिब है, छठा तमिलनाडु का विरुधनगर है। ठीक, तो प्रायोगिक तौर पर इन्हीं 6 राज्यों में पहले योजना को शुरू किया गया है। अब ये जो DPI योजना है ये 3 वर्षों के लिए होगी। इसकी कार्यावधि क्या होगी, 2024 से 27 तक होगी और कुल 11 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। 11 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, ये योजना 3 वर्षों के लिए होगी और कुल 11 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। एक एक लाइन जान लीजिए कि इस मिशन की इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत मतलब बृहद स्तर पे जान लीजिए कूट बना के आयोग देने वाला है एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन तो RO में तो 100% आएगा, इसलिए कि RO में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिलेबस में मेंशन है, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। ठीक, 2024-25 में 6 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, कवर किया जाएगा। 25-26 में 3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, ठीक है, और 26-27 में 2 करोड़। तो 6, 3, 9 और 2, 11। 24-25 में 6 करोड़, 25-26 में 3 करोड़, 26-27 में 2 करोड़। इसको आप ध्यान रखिएगा। 24-25 में 400 ज़िले इसमें कवर किए जाएंगे। 2024-25 में 400 ज़िले, ठीक है, और 25-26 में शेष सभी ज़िले कवर कर लिए जाएंगे। पहले स्टार्टिंग में इस वर्ष जो 24-25 है इसमें कुल 400 ज़िलों को कवर किया जाएगा। फिर 2025 में 25-26 में सभी ज़िलों को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था, राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन। तो एक बार फिर से मैं इसको जल्दी जल्दी रिपीट करवा देता हूँ, राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन को, कि इसको पहली बार केंद्रीय बजट 2023-24 में इसका उल्लेख किया गया था, घोषणा की गई थी DPI की, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसी घोषणा के अनुरूप 24-25 में जो है केंद्र सरकार ने कहा, बजट मतलब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों की साझेदारी से अगले 3 वर्षों यानी 24 से 27 के लिए DPI को लागू करने जा रही है। इससे क्या होगा, किसानों और उनकी भूमि को इसके तहत कवर किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में इसके तहत 400 ज़िलों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, वित्त वर्ष में मतलब 24-25 में कुल कितने ज़िलों को शामिल करेंगे, ये 400 ज़िलों को शामिल करेंगे। ठीक, 400 ज़िलों को, 400 ज़िलों में खरीफ का डिजिटल सर्वेक्षण करवाया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, 6 करोड़ किसानों को कवर करना, मतलब इस वर्ष का लक्ष्य 2024-25 का लक्ष्य है 6 करोड़ किसानों को कवर करना। 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन का गठन हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जैसा कि बजट में कहा गया था। कुल परिव्यय इसका आया 2817 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र 1940 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। उद्देश्य क्या है, एक ही मंच पर समेकित डेटाबेस का निर्माण करना। इसके 3 स्तंभ होंगे, एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली है ये। मृदा प्रोफाइल का मैपिंग किया जाएगा 1:10,000 के अनुपात में, और 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। एग्रीस्टैक एक किसान केंद्रित DPI है, सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति में इससे दक्षता आएगी। एक किसान ID बनाई जाएगी, एक डिजिटल पहचान होगी, रख रखाव राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश इसका करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या रहेगा, भू अभिलेख रहेगा, पशुधन रहेगा, बोई गई फसल का रिकॉर्ड रहेगा, और विभिन्न लाभों का डेटा भी यहीं पे सुरक्षित रहेगा। प्रायोगिक तौर पर 2024-25 में कुल 6 राज्यों को में अभी इसको लागू किया गया है, और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद एक ज़िला है, ठीक है, फिर गुजरात का गांधीनगर एक ज़िला है, ठीक, फिर महाराष्ट्र का बीड एक ज़िला है, फिर
हरियाणा का यमुनानगर एक ज़िला है, फिर पंजाब का फतेहगढ़ साहिब एक ज़िला है, और तमिलनाडु का विरुधनगर है, विरुधनगर, ठीक है, तमिलनाडु का विरुधनगर इसमें शामिल है। और क्या करेंगे इसमें, एक मिनट, और क्या करेंगे इसमें, इससे मतलब इस योजना से क्या होगा, लगभग 11 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे अगले 3 वर्षों में, ठीक है। 3 वर्षों में 11 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। 24-25 में ऊपर बताया ही गया 6 करोड़ किसानों को कवर करेंगे, 25-26 में 3 करोड़ और 26-27 में 2 करोड़। तो चाहें तो इसका ऐसे कोड बना लीजिए 632 या 632, ठीक है, 6 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। तो इसको सुमेलित करने के लिए एग्जाम में दे सकता है। और 24-25 में 400 जिलों को शामिल किया जाएगा, फिर 25-26 में शेष सभी जिलों को शामिल कर लिया जाएगा। कुल 11 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। कितने करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, 11 करोड़। कुल 400 जिले इसमें शामिल होंगे अभी प्रारंभिक तौर पे, ठीक है। तो ये इसके कुछ डेटा हैं, इनको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक छोटी सी जानकारी ही हम जोड़ दिए हैं कि हाल ही में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो उन पर एक नज़र दौड़ा लिया जाए। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो है ये राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। जिष्णु देव वर्मा ये तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल हो गए हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के, रमेन डेका छत्तीसगढ़ के, CH विजय शंकर मेघालय के, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब के, यही चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ का प्रशासक भी इन्हें ही बना दिया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, इनको असम और मणिपुर का बनाया गया है, ठीक है। और के कैलाशनाथन को पुद्दुचेरी का उपराज्यपाल, यानी पुद्दुचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो ये आज के मतलब टॉप 100 करंट अफेयर सीरीज की तीसरे वीडियो के आज ये टॉप 3 करंट अफेयर्स थे जिनको आपको जानना चाहिए। अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर्स है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हमारा इनिशिएटिव तो आप देखिए, बताइए, अपने दोस्तों को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए, खुद भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर दिया करिए। पसंद आए तो, और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप क्लास को स्किप कर दिया करिए। इसीलिए अब देखिए हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं कि डेली शेयर करने से लोग इरिटेट होते हैं। पसंद आएगा तो जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो खुद ही देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।